हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म तक पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम आगे कॉन्शियसनेस की बात करेंगे और इसको समझेंगे कि ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस। हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म respond to external stimulus। अब वो जो स्टिमुलस होते हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? फिजिकल, उसके बाद केमिकल, उसके बाद बायोलॉजिकल। जैसे प्लांट रिस्पॉन्ड करता है लाइट को और एक प्रक्रिया करता है फोटोसिंथेसिस की। और एनिमल भी लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, जिससे वह माइग्रेशन, उसके बाद ब्रीडिंग, उसके बाद फीडिंग हैबिट, को रिस्पॉन्स करता है। ये हम देख रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसका मतलब हम समझ लेंगे कि वो कॉन्शियस हैं। स्टिमुलस, इसका मतलब ये कॉन्शियस हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो लिविंग की डिफाइनिंग फीचर है। और हम ये जानेंगे कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होता है। तो कॉन्शियसनेस में हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। जैसे स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। प्लांट जैसे लाइट को रिस्पॉन्ड करता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। उसके बाद फिर एनिमल जो होते हैं वो भी लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं जिससे वो माइग्रेशन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और फीडिंग हैबिट को अपने चेंज करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो रिस्पॉन्स कर रहे थे स्टिमुलस को। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्शियस हैं। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है और उसमें से ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब डाइवर्सिटी की बात करेंगे।
हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो दिखते हैं, कुछ दिखते भी नहीं नेकड आई से, उन्हीं को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और अभी तक कुल टोटल 1.7 से 1.8 मिलियन खोजे जा चुके हैं और आगे खोजे भी जा रहे हैं। तो हम डाइवर्सिटी क्या लिखेंगे? नंबर एंड टाइप्स ऑफ living organism number and types of living organism present कहाँ present? On the earth. Number and types of living organism present on the earth is known as, उनको क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज खोजा जा चुका है और आगे भी खोजा जा रहा है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी को नाम देना। तो अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर assigning the proper name, किसी को प्रॉपर नेम देना उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर बेसिकली इसमें जो दिया गया है वो दो प्रकार का है, एक लोकल नेम और दूसरा साइंटिफिक नेम। नॉमेनक्लेचर का मतलब है असाइनिंग द प्रॉपर नेम, किसी को प्रॉपर नेम देना उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर के दो प्रकार होते हैं, एक लोकल नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। जो लोकल नेम होता है वो लोकल पीपल द्वारा रखा जाता है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो टैक्सोनॉमी के बेसिस पर रखा जाता है। टैक्सोनॉमी अभी आगे बताएंगे। टैक्सोनॉमी के बेसिस पर रखा जाता है। उसके बाद ये जो लोकल नेम होता है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता रहता है, प्लेस टू प्लेस वैरी। जो लोकल नेम है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता रहता है। उसके बाद जो साइंटिफिक नेम होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब जैसे किसी साइंटिस्ट ने एक नाम रख दिया तो वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट उसको मानते हैं और वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, इसीलिए कह सकते हैं यूनिवर्सल होता है साइंटिफिक नेम। और जो लोकल नेम होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है हर जगह, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। अब हम समझ लिए कि लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। और लोकल नेम जो है वो लोकल पीपल द्वारा रखा जाता है। उसके बाद ये प्लेस टू प्लेस वेरी होता रहता है, ये हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो टैक्सोनॉमिक बेसिस पर, मतलब उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस बेसिस पर इसका नाम रखा जाता है। उसके बाद फिर ये यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह
एक ही नाम होता है और माना जाता है, सभी साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट करते हैं। यही लिखा है आगे, एक्सेप्टेबल, मतलब हर जगह ये माना जाता है। अब आगे हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कि नॉमेनक्लेचर तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर्स के क्या क्या रूल हैं। बेसिकली जो हमारे बुक में है, वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात की गई है। और जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्पीसीज और दूसरा जीनस। एक स्पीसीज होता है, एक जीनस होता है। और ये जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, इसको कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था, और जिसको बाद में सभी साइंटिस्ट ने यूज बाय ऑल साइंटिस्ट, सभी साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। बेसिकली इसमें हमारे जो एनसीईआरटी में उसको बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया है। और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था, जिसको सभी साइंटिस्ट ने बाद में यूज किया। और इसको बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्पीसीज होता है, दूसरा जीनस होता है। अब रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या क्या हैं। पहला रूल तो हम जानेंगे, पहला रूल क्या है? ईच साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट। जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। क्या क्या? पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। और जो जीनस होता है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर में ही रहता है, स्मॉल लेटर में ही रहता है। तो हम पहला रूल देखेंगे। जो हमारा साइंटिफिक नेम का पहला रूल है, वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं। एक जीनस होता है जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब हम दूसरे रूल के बारे में बात करेंगे। जो साइंटिफिक नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन में होता है। जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन लैंग्वेज में होता है। लेकिन जब उसको प्रिंट करते हैं, जब नेम को हम प्रिंट करते हैं तो हम इटैलिक में करते हैं। किस में करते हैं? इटैलिक में। और क्या, किस लिए? टू शो देयर लैटिन ओरिजिन। लैटिन वर्जन को शो करने के लिए उसको हम इटैलिक में प्रिंट करते हैं। और जब उसको हैंड रिटन, जब हाथ से लिखते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन, हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो दूसरा जो रूल है हमारा, वो साइंटिफिक नेम का, वो लैटिन में लिखा जाता है। दूसरा जब उसको प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में, टू शो देयर लैटिन वर्जिन। उसके बाद फिर जो हैंड रिटन में जब हम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं। अब दो टर्म दिए गए हैं एनसीईआरटी में। वो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं।
पहला जो है वो ICBN है। पहला, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म क्या है? ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये बेसिकली प्लांट के लिए होता है। ये प्लांट्स के लिए होता है। जैसे कोई रूल बनाना है तो वो ICBN से बनता है प्लांट्स के लिए। उसके बाद फिर दूसरा टर्म जो है वो ICZN। दूसरा टर्म जो है वो ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और यह किसके लिए बेसिकली है? ये एनिमल्स के लिए है। अब हम एक बार फिर से देखेंगे कि रूल्स क्या हैं और उसके बाद फिर वो अप्लाई कैसे किए जाते हैं। जैसे रूल्स में जो साइंटिफिक नेम है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। जो जीनस होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो स्पीसीज होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। उसके बाद फिर जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन में होता है, लेकिन उसको जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में प्रिंट करते हैं उसके लैटिन वर्जन को दिखाने के लिए। उसके बाद फिर जो हैंड रिटन, जब उसको हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। और दो टर्म दिए गए हैं, पहला ICBN, दूसरा ICZN। जो ICBN होता है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जो कि प्लांट्स के लिए होता है, और जो ICZN है वो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, वो एनिमल्स के लिए है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। टैक्सोनॉमी बची है, ये लास्ट टॉपिक होगी। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।